ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, वो ये सुबह तो नहीं। फैज अहमद फैज ने इन लाइनों में जिस दर्द को बयां करने की कोशिश की है, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये दर्द है बंटवारे का, वो बंटवारा जिसे दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज मैं आपको सुनाऊंगा वो कहानी उन तमाम बंटवारों की जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द को बयां करती है, जिसकी वजह से हजारों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए, जिसकी वजह से कई बेगुनाहों का कत्ल हो गया, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। एक ऐसा बंटवारा जिसने भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तारीख थी 15 अगस्त 1947। रात को 12 बज रहे थे, जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी चैन की नींद सो रही थी। उस वक्त आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था, जिसका कई सालों से इंतजार था। अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि सब लोगों की आंखों में सिर्फ आने वाले आजाद भारत के वो सुनहरे पल नजर आ रहे थे, जिसे अंग्रेजों ने कई सालों से अपने कैद में करके रखा था। आखिरकार इस बंटवारे का जिम्मेदार कौन था? कुछ लोग बोलते हैं कि नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की जिद का नतीजा ये बंटवारा था, तो कुछ लोग बोलते हैं कि बंटवारा जिन्ना के अलग मुल्क बनाने की जिद का नतीजा था। 3 जून 1947 ये वो तारीख थी जब भारत के 40 करोड़ लोगों की आजादी का दिन तय हुआ और साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का नापाक मंसूबा भी पूरा होने वाला था। इस दिन तारीख तय की गई 15 अगस्त 1947। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए महज 73 दिन का वक्त दिया गया, लेकिन ये बंटवारा इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि होना था जमीन का बंटवारा, कौमों का बंटवारा, दरियाओं का बंटवारा, भारत में पड़े नकदी नोट का विभाजन, इसके अलावा रिजर्व बैंक के तहखाने में पड़ी सोने की ईंटें, मैले कुचले नोट और भारत के एक एक डाक टिकट का बंटवारा होना था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का यह किस्सा बयां किया गया है डोमिनिक लापियर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में। इस बंटवारे के लिए 2 अनुभवी अधिकारियों को चुना गया, जिनमें एक थे एच.एम. पटेल तो वहीं दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। इन दोनों अधिकारियों के नीचे कई छोटे बड़े अधिकारी थे जो अलग अलग जगहों से रिपोर्ट बनाकर इन दोनों अधिकारियों के पास भेजते थे। इन रिपोर्ट्स के ही आधार पर ये दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिशें तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था और जिसके अध्यक्ष थे खुद लॉर्ड माउंटबेटन। इस बंटवारे की शुरुआत हुई देश के नाम से। सबसे पहले कांग्रेस ने इस बहुमूल्य संपत्ति की मांग की। यह संपत्ति थी देश का नाम भारत। असल में कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसमें उसे भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखने की सलाह दी गई थी। कांग्रेस ने तर्क दिया कि पाकिस्तान भारत को छोड़कर जा रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भारत की असल हैसियत के हकदार हम ही हैं। इस बंटवारे के दौरान सबसे ज्यादा तू मैं हुई पैसों को लेकर। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर में एक कमरे में तब तक बंद करके रखा गया जब तक वो एक नतीजे पर नहीं पहुंच गए। खैर, कई दिनों की सौदेबाजी के बाद ये दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत के बैंकों में पड़ा पैसा और अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा और इसके बदले में पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% ब्याज के साथ चुकाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी संपत्ति में से 80% हिस्सा भारत के लिए
और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए देना मुकर्रर किया गया। फिर क्या था? भारत के हर दफ्तर में मेज, कुर्सियों और ट्रैक्टरों तक की गिनती शुरू हो गई। इन सभी चीजों के बंटवारे के लिए बहस तो छोड़िए, लड़ाइयां तक हुई, लेकिन एक चीज के लिए कभी कोई बहस नहीं हुई, और वो चीज थी शराब। जितनी भी शराब थी वो भारत को दे दी जाती थी और उसके बदले में कुछ धन पाकिस्तान को दे दिया जाता था। इस बंटवारे के दौरान एक सवाल और उठा, समंदर में मारे गए जहाजियों के विधवाओं को पेंशन कौन देगा? क्या सभी मुस्लिम विधवाओं को पाकिस्तान देगा, और क्या सभी हिंदू विधवाओं को पेंशन भारत की ओर से दी जाएगी? यही नहीं, भारत की 18,077 मील लंबी सड़कों में से 4,913 मील सड़क और 26,421 मील रेल लाइनों में से 7,112 मील रेल लाइन पाकिस्तान के हिस्से में आई। इन महकमों का मशीनरी जैसे बुलडोजर, रेल इंजन और बाकी सामान आदि दोनों मुल्कों में तय किए गए 80 और 20% के आधार पर बांट दिया गया, या फिर जिसके हिस्से में जितनी सड़कें, लाइनें आई उस आधार पर बांटा जाएगा। यही नहीं, भारत की लाइब्रेरी में पड़ी पुस्तकों के भी बंटवारे किए गए। दोनों मुल्कों के बीच में इन बंटवारों का पेच फंस गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भारत और पाकिस्तान में इस तरह बांटा गया कि पहला खंड भारत को दिया गया, फिर दूसरा खंड पाकिस्तान को दे दिया गया, फिर तीसरा खंड भारत को दे दिया गया। यहां तक कि लाइब्रेरी में पड़े शब्दकोश को भी आधा आधा फाड़कर भारत पाकिस्तान में बांट दिया गया। बंटवारे की इस प्रक्रिया से एक चीज को बाहर रखा गया था, और वो था भारत का गुप्तचर विभाग। भारत के गृह विभाग में दूरदर्शिता से फैसला लिया गया। भारत के गुप्तचर विभाग में किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी, पर उसके अफसर इस बात पर अड़े रहे कि इस विभाग की फाइल तो छोड़िए, स्याही तक भी हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था, जाहिर सी बात है उनकी नई करेंसी भी छपनी थी, लेकिन उस वक्त भारत में ही एकमात्र प्रेस थी जहां नोटों की छपाई होती थी, और भारत ने उस प्रेस को पाकिस्तान से साझा करने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को भारतीय नोटों पर ही पाकिस्तानी मुहर लगाकर थोड़े वक्त काम चलाऊ करेंसी बनानी पड़ी। बंटवारे का माहौल इतना चरम पर था कि कुछ पाकिस्तानी मुसलमान चाहते थे कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, तो वहीं कुछ हिंदू साधुओं का कहना था कि सिंधु नदी जिसके तट पर बैठकर वेद लिखे गए थे वो किसी भी हालत में भारत को ही मिलना चाहिए। सबसे नाटकीय विभाजन हुआ वायसरॉय भवन के अस्तबल में। इस अस्तबल की शान थी 12 घोड़ों की गाड़ियां, जिस पर सोने और चांदी की तरह तरह की सजावट हो रखी थी। इन गाड़ियों में वायसरॉय और उनके मेहमानों को दिल्ली की सैर करवाई जाती थी, लेकिन इनमें से 6 गाड़ियों की सजावट सुनहरी थी और 6 गाड़ियों की सजावट रुपहली थी, और इन 6 गाड़ियों को तोड़ने की बात बेहद दुखद थी। इसलिए माउंटबेटन के एडीसी पीटर हॉब ने यह तय किया कि इस बात का फैसला सिक्का उछाल कर किया जाएगा कि किसके हिस्से में सुनहरी गाड़ियां आए और किसके हिस्से में रुपहली। इसके बाद वो सिक्का खनखनाता हुआ अस्तबल के जमीन पर गिरा, तो भारत की तरफ से कमांडर मेजर गोविंद चंद खुशी से उछल पड़े कि सुनहरी गाड़ियों का फैसला भारत के हक में हुआ था। लेकिन इसके अलावा एक और दिल पसीजने वाला बंटवारा अभी बाकी था। यह बंटवारा था उन लाखों मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों का जो भारत की गौरवशाली संस्था भारतीय सेना के हिस्सा थे। भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से आने थे और 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में।
बाकी चीजों की तरह इन वीरों का भी बंटवारा तय था और इसके साथ ही 25 लाख सैनिकों की उन गौरवशाली परंपरा का अंत तय हो जाना था। जुलाई के अंत में भारतीय सेना के अधिकारियों को एक फॉर्म दिया गया जिसमें लिखा था कि वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। हिंदुओं और सिख फौजियों को इस फॉर्म से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो मुसलमान फौजी जिनका बंटवारे के बाद घर बार सब कुछ भारत में छूट जाने वाला था, उनके लिए यह कागज का टुकड़ा शूल बन गया। इसी पीड़ा से गुजर रहे थे मेजर याकूब खान, जो रियासत रामपुर के रहने वाले थे। सारी रात वो अपने घर की यादों को सीने से लगाए सोचते रहे कि आखिर करें तो क्या करें। लेकिन अंत में उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर पाकिस्तान को चुना और अपनी मां और परिवार को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। अगली सुबह बेटे को घर से रुखसत करते हुए मां ने उसे कुरान के नीचे से गुजारा और पवित्र किताब उसके हाथ में दे दिया। मेजर याकूब खान को लग रहा था कि वो अपनी मां से मिलने आते जाते रहेंगे, लेकिन उनका ये सोचना गलत था। वो ना तो अपनी मां से दोबारा मिलने आए और ना ही अपने पुश्तैनी घर वापस दोबारा लौट पाए। इसके कुछ ही महीनों बाद कश्मीर में पाकिस्तान बटालियन की अगुवाई कर रहा था और जो भारतीय फौज की टुकड़ी उसकी बटालियन से लोहा ले रही थी, उनमें एक टुकड़ी गढ़वाल रेजिमेंट की भी शामिल थी। उस रेजिमेंट के कमांडर थे याकूब खान की ही तरह मुसलमान, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने साल 1947 में अपनी मातृभूमि भारत को चुना और ये विडंबना ही थी कि वो भी रियासत रामपुर के ही रहने वाले थे और याकूब खान को ही उसी की तरह से उनके नाम के पीछे खान लगा हुआ मिला था। उनका नाम था यूनुस खान, जो याकूब खान के बड़े भाई थे। दो मुल्कों के बंटवारे में दो सगे भाइयों को युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। वाकई ये बंटवारा बेहद दर्द भरी कहानी लेकर आया था। ये कहानी आज भी सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यही थी वो कहानी जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था। ये वो बंटवारे की कहानी होगी जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तो यही वो बंटवारा था जो न दो मुल्कों के सीमाओं पे हुआ, वो सीमा जिसने एक मुल्क को दो मुल्क में बांट दिया, बल्कि बंटवारा उन दिलों का हुआ, उन जज्बातों का हुआ जो कभी एक थे। तो आज की इस कहानी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।